नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट, करेंगे हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी रुख उनका भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हो गया है। इसकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये प्लेन क्रैश हुआ है अजरबैजान से रूस की ओर ये फ्लाइट जा रही थी जो कि क्रैश हो गई है। इस विमान में 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। हादसे में 25 लोगों को बचाया भी गया है। वहीं आपको बता दें कि बाकू से रूस से के ग्रोजनी ये विमान जा रहा था। ग्रोजनी में दरअसल कोहरे के कारण विमान का जो पूरा रास्ता है, जो मार्ग है, उसे बदला गया। फिलहाल दुर्घटना स्थल पर इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो इस वक्त वहां पर लागू है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजरबैजान से रूस की ओर जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई है और इस विमान में 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर इस वक्त मौजूद थे जब ये फ्लाइट क्रैश हुई है। ग्रोजनी में कोहरे के कारण इस विमान का जो रास्ता है, जो मार्ग होता है विमान का, उसे बदला गया था कोहरा ज्यादा होने की वजह से। और जब ये हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई, उस दौरान की तस्वीरें भी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा हादसा सामने आया कजाकिस्तान से, जहां पर अजरबैजान एयरलाइंस का ये प्लेन क्रैश हुआ है। और देखिए किस तरीके से जब क्रैश होता है तो प्लेन में आग लग जाती है। उस दौरान की ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। दुर्घटना स्थल पर आपातकालीन सेवाएं हालांकि मौजूद हैं, कई लोगों को वहां पर बचाया भी गया है। और जिस वक्त ये हादसा हुआ 67 यात्री उस वक्त इस प्लेन में मौजूद थे। इस हादसे में मौके रहते ही 25 लोगों को बचाया भी गया है। बता दें कि बाकू से रूस के ग्रोजनी ये विमान जा रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। 67 यात्री और 5 क्रू मेंबर हादसे के वक्त इस विमान में मौजूद थे। हालांकि 25 लोगों को इस हादसे में बचाया भी गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है और फर्स्ट ट्रीटमेंट जो लोग वहां पर इस वक्त निकले हैं, जो वहां पर मौजूद थे, उनको इस वक्त बचाने की कोशिश लगातार जारी। फिलहाल 25 लोगों को अभी तक बचाया गया है। तो ये तमाम खबरें और इसी के साथ अब कर लेते हैं न्यूज पंच का रुख। और न्यूज पंच में आज जिस प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले वो खबरें आपको बता देते हैं। आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी स्कीम को लेकर, संजीवनी और महिला सम्मान योजना, क्योंकि इसको लेकर नोटिस जारी हो गया, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये दोनों योजनाएं फ्रॉड हैं, फर्जी योजनाएं हैं। करेंगे विस्तार से इस खबर पर बात, लेकिन इसके साथ ही जो अगली प्रमुख खबर है वो है संभल से जुड़ी, जहां पर एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। आज भी एएसआई की टीम वहां पर पहुंचती है और बावड़ी में जो लगातार खुदाई पिछले 5 दिनों से चल रही है, ऐसे में वहां पर जाकर के फोटोग्राफ्स ली गई है, वीडियोग्राफी की गई है। विस्तार से बताएंगे इस खबर के बारे में भी, लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल इस वक्त जारी किया जा चुका है, लेकिन ऐसे में बुरी खबर यह है पाकिस्तान फैंस के लिए कि उनकी नो एंट्री है दुबई में। आखिर ये नो एंट्री का बोर्ड आखिर पाकिस्तान के नागरिकों के लिए क्यों लगाया गया, तो विस्तार से बताएंगे। तो इसी के साथ कर लेते हैं आज न्यूज पंच की शुरुआत। और सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। दरअसल दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। साथ ही तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से वादे भी किए जा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषित मुख्यमंत्री महिला सम्मान और संजीवनी योजना पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल संबंधित विभाग ने इस पर नोटिस जारी करके जनता को आगाह किया है कि ये तो जो दोनों योजनाएं हैं अभी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर लागू नहीं की गई हैं। दरअसल आज अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस यानी कि पब्लिक नोटिस एक जारी किया गया। दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा, इस दौरान इस नोटिस में कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इसके साथ ही नोटिस में दिल्ली की जनता को आगाह करते हुए लिखा गया कि कोई भी निजी व्यक्ति, राजनीतिक दल जो फॉर्म आवेदन इकट्ठा कर रहा है या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इस योजना के नाम पर आवेदक धोखाधड़ी कर रहे हैं। सीधे तौर पर यह बड़ी बात कही गई है और उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ये बात भी विभाग की तरफ से कही गई। फिलहाल नोटिस के सामने आते ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई। राजनीतिक दलों की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई।
तो ऐसे में चुनाव से पहले ही दिल्ली में चुनावी दंगल देखने को मिल रहा है। अपने संवाददाता से करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि नोटिस को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ कहना है। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है। संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। और उनका मकसद है कि किसी भी तरह से हमें चुनावी तैयारियां जो हम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट करना, ताकि हमारा दिमाग दूसरी चीजों में उलझा रहे। तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से योजनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं अन्य पार्टी पर, वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं? पंजाब की माताओं बहनों को कहा गया कि पंजाब के चुनाव से पहले 1000 रुपया देंगे, उनके अकाउंट में आज तक 1000 रुपया नहीं आया है। सिमिलरली दिल्ली के अंदर भी इनके कैबिनेट नोट में 1000 रुपए की बात आई है, सिर्फ उसको इन्होंने ना पास किया। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं, हालांकि इन्होंने पहले 1000 रुपए कहा, फिर 2100 रुपए के बोर्ड लगा दिए। अगर किसी के खाते में 1000 रुपए आने हैं तो सिक्योर तरीके से दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उनका अकाउंट नंबर लिया जाना चाहिए, ना कि फिजिकल फॉर्म के ऊपर। वो एक बड़ी धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड भी होगा। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहे हैं 2100 रुपए के, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार दिल्ली में पब्लिक नोटिस दे रही है सारे अखबारों में कि ऐसी कोई महिला सम्मान योजना है ही नहीं, 2100 रुपए की कोई योजना नहीं है। और इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरवा रहा है तो वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, धोखाधड़ी से बचे। ये कितना बड़ा धोखा दिल्ली की बहनों के साथ किया जा रहा है। आपकी सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है, आप अपने को कानून के उससे बचाने के लिए खुद ही उसका नोटिस भी पब्लिश करवा रहे हो अपनी सरकार से अखबारों में, और उसके बाद आप खुद ही जाके घर घर में उसके फर्जी फॉर्म भरवा रहे हो। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है दिल्ली की जनता के साथ। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती नजर आई वो हमने आपको दिखाया, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस वक्त हमलावर है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रिएक्शन सामने है, उस पर भी एक बार नजर डालते हैं। 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, और हम लोगों ने कैलकुलेट किया है कि इससे 2,31,481 घरों में चूल्हे जलाए जा सकते थे, फ्री इनके गैसेस दिए जा सकते थे। 10 साल गुजर गए, जन लोकपाल अभी तक नहीं बना। ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर इनको एलजी नहीं बनाने देता। दिल्ली में एलजी नहीं बनाने देता, पंजाब में बना लीजिए, आपको कौन रोकता है? पंजाब में तो कोई एलजी का नहीं, पंजाब में तो फुल फ्लेजेड सरकार है, वहां क्यों नहीं आप बनाते? तो केवल बहाना है जिसको लेकर के। और 10 साल पहले जब ये बनी थी पार्टी तो लोकपाल और जन लोकपाल के नाम पे बनी थी, अब उस चीज को भूल गए। ये कहते थे कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, प्रदूषण में नंबर 1 बना दिया। 500 किलोमीटर सड़कें यहां पे टूटी हुई हैं और कचरे के यहां पे पहाड़ हैं, और दुख की बात यह है कि इन सब चीजों के ऊपर कोई भी इस वक्त देखने को तैयार नहीं है। इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। आम पार्टी का ये कल्चर और ये कैरेक्टर है कि चुनाव से पहले वो लंबे लंबे वादे करेंगे और चुनाव के बाद अगर सरकार बनती है तो वो भूल जाते हैं।
जो 2100 रुपए का वादा केजरीवाल जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट है उन्होंने किया है, और उन्हीं की सरकार ये ऐड दे रही है कि हमने कोई वादा नहीं किया। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा और क्या दिया जा सकता है। दिल्ली की जनता अब उन्हें समझ गई है और इस चुनाव के अंदर उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। तो सीधे तौर पर इस वक्त जो दो योजनाओं की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, इन दोनों ही योजनाओं पर इस वक्त आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर आज जो सुबह अखबारों में नोटिस सामने आए हैं, इसी पर सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। धीरज, आम आदमी पार्टी इस वक्त चौतरफा घिरती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है इन दोनों योजनाओं को लेकर के, और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ धोखाधड़ी की जा रही है, क्योंकि अगर योजनाएं हैं तो उन्हें पोर्टल पर लाया जाए, नहीं तो सिर्फ धोखाधड़ी और सीधे तौर पर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है और दिल्ली का जो महिला विकास विभाग है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर दिल्ली में अगर ये दो स्कीमें आम आदमी पार्टी ला रही है तो उसके लिए उसके पास नोटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन किसी तरीके का नोटिफिकेशन दिल्ली में जारी नहीं हुआ है। और नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बदले आम आदमी के वॉलंटियर्स, आम आदमी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं जी। और उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई आधार कार्ड है तो आप हमें बताएं, आपके पास अगर पहचान पत्र है तो आप हमें बताएं। दिल्ली की सरकार ये दो स्कीम ला रही है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए 2100 रुपये देने की घोषणा हुई है और बुजुर्गों का मुफ्त इलाज है। देखिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली सरकार का ही जो ये दोनों जो विभाग है, महिला विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग है, एक तरीके से दिल्ली की जनता को ये आगाह करना चाहता है कि ये जो नोटिफिकेशन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो प्रचार किया जा रहा है, एक तरीके से लोगों को घर घर जाकर, उनके मोहल्ले में पहुंचकर, उनके पार्क में पहुंचकर लोगों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है, इन जानकारियों लोगों को इन जानकारी देने से आप बचें, क्योंकि इस जानकारी से दिल्ली की जनता के साथ डिजिटल फ्रॉड भी हो सकता है। देखिए, हम आए दिन जानते हैं कि किस तरीके से डिजिटल फ्रॉड का जो कारोबार है वो दिल्ली में फैला हुआ है या देश के बाकी हिस्सों में फैला हुआ है। कैसे लोगों से ओटीपी मांगे जाते हैं और कहा जाता है कि आपके खाते में अभी हम 10,000 रुपये आ जाएंगे, 15,000 रुपये डालेंगे, आप हमें ओटीपी बताएं। बिल्कुल, साइबर फ्रॉड कहीं ना कहीं किया जा रहा है और ऐसे में यह धोखाधड़ी करने की एक कोशिश इसे बताया जा रहा है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी घिर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, तमाम अपडेट्स और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे तमाम वादे, और इसी के साथ अगर हम देखें तो केजरीवाल के वादे को लेकर के महिलाओं को जो 2100 रुपए देने का मामला था, उस योजना को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में इसी बीच कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल की तरफ से भी इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उनकी तरफ से भी एक ट्वीट इस बीच किया गया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसी बीच अगर हम देखें तो इस वक्त की बड़ी अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां संभल में आज एक बार फिर से एएसआई का सर्वे टीम जो है, एएसआई की टीम संभल पहुंच चुकी है। भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम आज संभल में रानी की बावड़ी का सर्वेक्षण करने के लिए पहुंची थी, जहां आपको बता दें कि संभल के लक्ष्मणगंज में 150 साल पुरानी बावड़ी मिली थी और अभी तक ऊपरी मंजिल की खुदाई के दौरान 13 सीढ़ियों की खुदाई हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान गलियारे नुमा 4 कमरे भी इसमें मिल चुके हैं। हालांकि अगर हम देखें तो अभी तक 12 फीट गहरी खुदाई हो चुकी है, मगर अभी तक बावड़ी का तल नहीं मिला है। जितनी खुदाई गहरी होती जा रही है, एक विशालकाय इमारत नजर आती जा रही है। एएसआई की टीम ने आज मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, करीब 150 फोटो लिए गए हैं, वीडियोग्राफी भी एएसआई की टीम ने की है और सैंपल भी कलेक्ट किए गए। दरअसल पिछले 5 दिनों से लगातार इस बावड़ी में खुदाई चल रही है। बीते 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू हुई थी और माना यह जा रहा है कि एएसआई की टीम अब जल्द ही बावड़ी को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। संभल में कैसे एक के बाद एक परतें हट रही हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। लेकिन साथ ही इस बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो संभल में रोज नई नई परतें सीधे तौर पर खुलती नजर आ रही है और फिलहाल खुदाई में 13 सीढ़ियां मिली हैं और साथ ही 4 गलियारे भी मिले हैं। एएसआई की टीम लगातार वहां पर पहुंच रही है और सर्वे किया जा रहा है। साथ ही वहां से जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। फोटोग्राफी वहां पर की जा रही है। 400 वर्ग मीटर में ये बावड़ी बनी हुई है। और इसी को लेकर चलिए सीधा ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर के।
जहां आपको बता दें कि संभल में पर्दा एक के बाद एक उठ रहा है। चंदौसी में 5वें दिन भी बावड़ी की खुदाई इस वक्त की जा रही है। रानी की बावड़ी के सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंची है आज, जहां पर एएसआई की टीम ने फोटोग्राफी भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एएसआई की 2 सदस्यीय टीम ने बावड़ी का सर्वे किया है। 2 सदस्यीय टीम वहां पर पहुंची थी और इस पूरी बावड़ी का सर्वे किया गया। साक्ष्य जुटाए गए हैं वहां से, मौके पर से साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। अब इन पूरे जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही एएसआई की टीम ने आज बावड़ी की फोटोग्राफी भी की है। इसके साथ ही वीडियोग्राफी भी की गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सीढ़ियां मिली हैं, अब तक 13 सीढ़ियां मिली है। गलियारे नुमा 4 कमरे वहां पर मिल चुके हैं। और जैसे जैसे खुदाई हो रही है हर रोज, उसी दौरान एक विशालकाय इमारत भी नजर आ रही है। फिलहाल अभी तक 12 फीट गहरी खुदाई हो चुकी है। 150 वर्ष पुरानी ये पूरी जो बावड़ी है वो बताई जा रही है। 125 से 150 साल पुरानी ये बावड़ी बताई जा रही है। फिलहाल अब एएसआई क्या कुछ निकाल के लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही इस बावड़ी का रहस्य क्या है वो भी एक बार आपको बता दें कि दरअसल संभल के भस्म शंकर मंदिर को 46 साल बाद खोला गया। उसके दौरान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई दी। और इसी के साथ 13 दिसंबर को मंदिर खुलने के बाद से ही यहाँ पर भी खुदाई शुरू हो चुकी है और उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 13 सीढ़ियां यहाँ पर मिली हैं। 21 दिसंबर को खुदाई के दौरान ये पूरी बावड़ी मिली थी, जिसमें खुदाई लगातार पिछले 5 दिनों से की जा रही है। अभी तक 13 सीढ़ियां मिल चुकी हैं। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में ये बावड़ी मिली है। एएसआई की टीम आज वहां पर पहुंची है और इस दौरान कई सारे साक्ष्य वहां से जुटाए गए हैं। 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये बावड़ी पूरी फैली हुई है। तो इस बावड़ी का पूरा रहस्य क्या है वो हमने आपको बताया और अब देखना होगा कि एएसआई अपने सर्वे रिपोर्ट कब पेश करेगी। ये पूरी जो बावड़ी है वो ईंटों से बनी हुई है, पूरी जो उसकी ऊपरी मंजिल है। हालांकि अभी खुदाई लगातार जारी है, खुदाई रुकी नहीं है और जैसे जैसे खुदाई हो रही है नए नए साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं। संगमरमर की है तो दूसरी और तीसरी मंजिल। 21 दिसंबर को बावड़ी पर अतिक्रमण की शिकायत भी की गई थी और ऐसे में अगर हम देखें तो बावड़ी से अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए थे और उसके बाद से ये खुदाई की जा रही है। और इसी पर चलिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, लगातार संभल की अगर हम बात करें तो हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं, नए नए रहस्य वहां से निकलकर सामने आ रही हैं और अब इस बावड़ी को लेकर के एएसआई की टीम आज वहां पर पहुंचती है और वहां पे जो साक्ष्य है उन्हें जुटाया जाता है। आपके पास अपडेट्स क्या है? देखिए, संभल की जब भी चर्चा हो रही है तो संभल में हर रोज कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। शनिवार को एक पत्र जिलाधिकारी को दिया गया था जिसके बाद रानी की बावड़ी की खुदाई जो है वो शुरू हुई थी और अब तक हम देख रहे हैं कि इसमें रोज कुछ ना कुछ नया मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए इस बावड़ी की तो इस बावड़ी का कहा जा रहा है कि इतिहास के अगर स्वतंत्रता संग्राम के पहले की बात करें उस समय इसका अस्तित्व बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है। आज एएसआई की 2 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची। टीम ने वहां पर सैंपल कलेक्ट किए और अब सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो उम्मीद जताई जा रही है, चाहे प्राचीन शिव मंदिर की बात की जाए, चाहे 19 कूपों की बात की जाए या 5 जगह जो एएसआई की टीम ने सर्वे किया था, 3 या 4 तारीख को टीम हो सकता है कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करे और रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद से यह तय हो पाएगा कि इन तमाम चीज कितनी पुरानी है, इनका इतिहास क्या रहा है और उसके बाद से संभल में कई सारी जो इसका पौराणिक महत्व है वो निकलकर सामने आएगा। संभल क्योंकि पौराणिक तौर पर देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और भविष्य में भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार यहाँ पर होगा और ऐसे में संभल के पौराणिक महत्व को एक एक को छुपाया गया या एक एक पर कब्जा किया गया। सारी चीजें निकलकर बाहर आ रही हैं। उसमें ये बावड़ी भी प्रमुख रूप से हो जाती है क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जमीन के अंदर 3 मंजिला इस इमारत आपको मिल रही है तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास कितना मजबूत रहा है संभल का और पौराणिक तौर पर संभल की कितनी बड़ी विशेषता रही है। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि एएसआई की टीम जो है वो साक्ष्य जुटा करके अब कहीं ना कहीं अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और जब इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा तो कई और नए खुलासे इसके दौरान किए जा सकते हैं। इसी के साथ न्यूज पंच में अब तीसरी प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं और ये है क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ी हुई खबर। जी हाँ, आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं आयोजन जो है क्रिकेट का आयोजन किया जाना है। साल 2025 में इसका आयोजन होगा और इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हाथों में है। टूर्नामेंट को लेकर बीसीसीआई ने आईसीसीआई को पहले ही बता दिया था कि वो भारतीय टीम को पाकिस्तान के दौरे पर नहीं भेजेंगे।
जिसके बाद में आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ कई बार मीटिंग की और अंत में यह फैसला लिया गया कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। बीते कल आईसीसी ने इस टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके तहत 2 देश पाकिस्तान और यूएई में टूर्नामेंट के मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान के कराची, लाहौर और रावलपिंडी, तो वहीं यूएई के दुबई शहर में मैचों का आयोजन होना है और टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। साथ ही आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। 19 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा और अगर भारतीय टीम फाइनल में प्रवेश करने में असफल रहती है तो ये मैच 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। लेकिन अगर वहीं भारत फाइनल में पहुंचता है तो टूर्नामेंट का निर्णायक मुकाबला दुबई में होगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा शेड्यूल क्या कहता है, जो आईसीसी की तरफ से बीते कल जारी किया गया है। तो ये पूरा शेड्यूल हम आपको दिखा रहे हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल बीते कल आईसीसी की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर 20 फरवरी को बांग्लादेश बनाम भारत का मैच होना है, दुबई में ये मैच होगा। और वहीं 2 मार्च को न्यूजीलैंड बनाम भारत का ये मैच होगा, ये भी दुबई में होगा। और उसके बाद में 9 मार्च को अगर भारत इस फाइनल में पहुंचता है तो फाइनल में पहुंचने के बाद लाहौर या फिर दुबई में, अगर भारत पहुंच जाता है फाइनल में तो ये मैच दुबई में होगा, और अगर भारत फाइनल से बाहर रहता है तो ये मैच लाहौर में किया जाएगा। तो ये है पूरा शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जो कि आईसीसी की तरफ से जारी किया गया है। तो ऐसे में आईसीसी ने ये पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। 19 फरवरी को पहला मुकाबला होना है और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नारायण इस वक्त जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। गौरव, इस वक्त आईसीसी की तरफ से ये शेड्यूल जारी किया जा चुका है और अगर हम देखें तो 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का ये मुकाबला होगा, लेकिन इस बीच खास बात यह है कि इससे पहले अभी 2 दिन पहले ही खाड़ी देशों की तरफ से यानी कि यूएई की तरफ से पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस है वो नहीं आ पाएंगे। जाहिर तौर पर कृतिका, पाकिस्तान के लिए केवल यही बात नहीं बल्कि कहीं ना कहीं ये भी झटका है कि अब जो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो कहीं ना कहीं भारत डिसाइड करेगा कि किस जगह पर होना है, यानी कि वो लाहौर में होना है या फिर वो दुबई में होना है, ये भारत के पास है। क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर के पसोपेश की स्थिति बनी हुई थी। पीसीबी ने एक समय काफी कड़ा रुख भी अपनाया था और उन्होंने ये तक कहा था कि वो कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाएंगे कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए वो भारत पाकिस्तान के लिए आए। लेकिन लंबे पसोपेश के बाद आईसीसी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल में ही होगी और भारत जो है वो अपने सभी मुकाबले जो है वो दुबई में खेलेगा। तो कुल मिलाकर के 4 शहरों में ये मुकाबले एक तरह से देखा जाए तो होंगे, जिसमें पाकिस्तान के 3 शहर हैं और दुबई है जहां पर भारत जो है वो अपने मैचेस खेलेगा। जहां तक रही बात पाकिस्तानी फैंस के लिए, तो जाहिर तौर पर उनके लिए एक बड़ी निराशा है, क्योंकि जो चार्म होता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये मालूम है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान का दौरा करती है तो शायद उनके लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन होता वो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उनकी आर्थिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं एक मजबूती देता। लेकिन यहां पर अब जबकि भारत ने अपना कड़ा रुख जो है वो सामने रखा था और भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि वो फिलहाल जब तक पाकिस्तान जो है, जैसा पाकिस्तान की तरफ से जो कहना चाहिए कि जो हमारी जो रिश्ते हैं जब तक कि वो समान स्थिति में नहीं होते तब तक जो है भारत जो है वो पाकिस्तान का जो है वो दौरा नहीं करेगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये जो बात निकल करके जो फैंस के लिए है पाकिस्तान, उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर भारतीय टीम जो है वो फाइनल में पहुंचती है और कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के साथ ही उसका फाइनल मुकाबला होता है तो पाकिस्तान को अपनी मेजबानी में छोड़ करके दुबई में जाकर के उन्हें कहीं ना कहीं फाइनल खेलना पड़ेगा। और फैंस के लिए निराशाजनक इसलिए होगा क्योंकि जो खाड़ी देश है वहां पर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो एक जो छवि है, जो पाकिस्तान के जो लोगों की छवि है वो काफी एक नकारात्मक रही है, जिसके चलते ये एक बड़ा जी चलिए फिलहाल शुक्रिया गौरव तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट के जरिए सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई स्वाति मालीवाल नजर आई और एक वीडियो भी इसी के साथ साझा किया है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की पूरी पोल खोल के रख दी है। अपने इस वीडियो के जरिए दिल्ली के गोकुलपुरी का ये वीडियो बताया गया है और गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र की बदतर स्थिति उन्होंने इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का झूठा सपना दिल्ली को दिखाया गया है, दिल्ली को कूड़ेदान बनाकर रख दिया गया है
तो ये तमाम आरोप इस वक्त लगाए गए हैं स्वाति मालीवाल की तरफ से। सड़कों पर जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर, ये वीडियो इस वक्त साझा किया गया है स्वाति मालीवाल की तरफ से, जो कि राज्यसभा सांसद है। और ऐसे में जो पूरा दिल्ली के अंदर जो वादे किए गए थे कि सड़कें सुधर जाएंगी, गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें और कूड़ा हट जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो गोकुलपुरी की तस्वीरें स्वाति मालीवाल की तरफ से इस वक्त साझा की गई और इसके साथ ही कई सारे आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और आतिशी यहां पर पदयात्रा निकालें, ये बात इस वक्त कही गई है स्वाति मालीवाल की तरफ से। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुशासन दिवस पर एक लेख इस वक्त प्रकाशित हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। दरअसल इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक महान राजनेता थे जो आज भी अनगिनत लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। वाजपेयी को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव आभारी रहेगा। अखबारों में अपने इस लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि साधारण परिवार से होने के बावजूद श्री वाजपेयी जी ने आम आदमी के संघर्ष और शासन में बदलाव किए, उसकी शक्ति की महसूस की। उन्हें सत्ता में नहीं सेवा में विश्वास था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस लेख में आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पहली बार तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया। उन्होंने स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी लागू किया तथा दिल्ली मेट्रो के लिए व्यापक कार्य किए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दूर दराज के क्षेत्रों को मुख्य धारा में शामिल करने का श्रेय वाजपेयी जी को है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही 1998 में भारत में ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण परीक्षण भी हुआ। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन सरकार में सबका सहयोग लिया है, ये तमाम बातें इस वक्त कही गई हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता नहीं सेवा में विश्वास था अटल जी का। इसके तो अपने इस लेख में कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में बोलने वाले पहले भारतीय नेता बने, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। भारत की विरासत और पहचान पर उन्हें अपार गर्व था। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।